क्या हो जब डीमन स्लेयर्स मुजान को मारने निकलें और खुद मुजान ही उन्हें सीधे नर्क के सबसे भयानक कैसल में कैद कर ले। आज रात या तो मुजान खत्म होगा या डीमन स्लेयर कॉर्प्स का वजूद हमेशा के लिए मिट जाएगा। हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कहानी एनिमे की पर। अब तक हमने देखा मास्टर उबोयाशी मुजान को पकड़ने के लिए अपने आप को ही उड़ा देते हैं, जिस वजह से मुजान बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। तामायो इसी बात का फायदा उठाकर मुजान को पकड़ने की कोशिश करने लगती है, जिसमें सारे डेमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर्स उसका साथ देने लगते हैं। तभी मुजान उन सभी को इन्फिनिटी कासल में बुला लेता है। अब आगे हमें दिखाया जाता है स्टोन हसीरा को, जो डिमोन शलेर की कब्रों के बीच से होते हुए मास्टर उबुयाशिकी के पास जाता है। मास्टर बताते हैं कि मुजान को पगडीडी डहने के लिए उन्हें चारे की तरह इस्तेमाल करना होगा और इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करने देंगे। अब सीन शिफ्ट होता है यहाँ तंजीरो इन्फिनिटी कासल में गिरते हुए सोचता है कि आखिरकार ये कैसी जगह है। यहाँ पर तो किसी भी डायरेक्शन का कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या ये मुजान की ब्लड डिमन आर्ट की वजह से बनी है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार चल क्या रहा है। पर तामायो ने मुजान को किसी तरह रोक कर रखा हुआ है। पता नहीं तामायो ये कब तक कर पाएगी, इसलिए मुझे जल्दी जाकर मुजान को रोकना होगा। पर उससे पहले मुझे अपनी टेक्निक को यूज करके अपने आप को नीचे गिरने से रोकना होगा, और मैं इस सिचुएशन में भी नहीं हूं कि मैं कुछ कर सकूं। तभी हम देखते हैं गियू आकर तंजीरो को पकड़ने की कोशिश करता है, जिससे तंजीरो की स्पीड कम हो जाती है और उसे नीचे गिरने पर चोट नहीं आती। तब तंजीरो गियू को थैंक यू कहने लगता है, पर तभी उसी टाइम एक डिमन उस पर हमला कर देता है, जिसे तंजीरो मार देता है। तभी वहां अचानक से बहुत सारे डिमन्स आकर तंजीरो पर हमला कर देते हैं और गियू और तंजीरो वाटर ब्रीथिंग को यूज करके उन सभी को हरा देते हैं। गियू तो सच में बहुत कमाल का है। वो तो मुझे देखकर ही समझ गया कि मैं कौन सी टेक्निक यूज करने वाला हूँ, और उसने उसी के हिसाब से अपनी टेक्निक को चूज किया, ताकि कहीं हम हमले के चक्कर में एक दूसरे को ही चोट न पहुंचा दें। ये तो सच में बहुत डरावना है, पर आखिरकार ये ऐसे क्यों देख रहा है? तब गियू तंजीरो को वहां से चलने के लिए कहता है। यहाँ ओबनाई और मित्सुरी को दिखाया जाता है, जो कास्टल के और नर अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन उन पर भी बहुत सारे डिमंस ने हमला कर दिया होता है। तब ओबनाई सर्पेंट ब्रीथिंग को यूज करके उन सभी के सिरों को काट देता है और कहता है, अपने हाथ मित्सुरी से दूर रखो, जिसे सुनकर मित्सुरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब हम यहाँ देखते हैं मुइचिरो और ग्योमेई डिमंस को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर तो बहुत सारे डिमंस हैं। इनसे लड़ते हुए तो ऐसा लग रहा है जैसे इन सभी के पास रुई और मून जितनी पावर है। लगता है ये लोग हमें थकाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार मास्टर उबुयाशिकी के साथ क्या हुआ? मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसी गलती कर सकते थे जिससे कि कोई डिमन उन्हें ढूंढ ले। क्या उन्होंने अपने आप को एक चारे की तरह यूज किया है? तभी ग्योमेई कहता है, तुमने सही कहा, और उन्होंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वो ये जानते थे कि वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। मुइचिरो कहता है, जब एक डिमन ने मुझ पर हमला किया था और मैं मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा था, तब मास्टर पूरे टाइम मेरे साथ थे, और मुझे लगता है कि उन्होंने बाकी कॉर्प्स मेंबर्स के साथ भी ऐसा ही किया था। वो हम सबके लिए एक फादर की तरह थे। मुजान ने सिर्फ मेरे बड़े भाई को ही नहीं छीना है, बल्कि मेरे फादर को भी छीन लिया है। तो इसलिए मैं उसे नर्क में भेजने से पहले बहुत ज्यादा तड़पाऊंगा। ग्योमेई कहता है, तुम चिंता मत करो, हम सभी लोग भी यही करना चाहते हैं। मास्टर, मैं आपको नहीं बचा पाया, मैं किसी काम का नहीं हूं। अब अगले सीन में हम देखते हैं सानेमी, जो बहुत ही गुस्से में बैठा होता है। तभी उसके ऊपर डिमंस हमला कर देते हैं, जिन्हें सानेमी चुटकियों में मार देता है। यहाँ इलोसुके इन्फिनिटी कासल में भाग रहा होता है। ये जगह तो डिमंस के साथ भरी हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पर फिर मैं अपनी ट्रेनिंग को टेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ जेनित्सु सोचता है, मुझे अभी अभी किसी चीज की आवाज आ रही है, लगता है वो करीब ही है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। यहाँ शिनोबु को खून की स्मेल आ रही होती है और वो उसका पीछा करते हुए एक बहुत ही सुंदर से कमरे में पहुंच जाती है, जहां हम देखते हैं अपर मून दो डोमा बहुत सारी लड़कियों को मारकर खा रहा होता है। डोमा कहता है, एक और लड़की आ गई है, तुम बहुत ज्यादा यंग और टेस्टी लग रही हो, तो इसके लिए तो मुझे नाकिमे को थैंक यू कहना होगा।
तब हमें यहाँ शिनोबू की बहन कानाए की मौत दिखाई जाती है, जिसे डोमा ने अधमरा छोड़ दिया होता है। तब शिनोबू कानाए से डोमा के बारे में पूछ रही होती है ताकि वो कानाए की मौत का बदला ले सके। पर कानाए शिनोबू को डिमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़ने के लिए कहती है ताकि वो एक नॉर्मल जिंदगी जी सके, पर शिनोबू इसके लिए मना कर देती है। तब यहाँ शिनोबू देखती है कि कानाए ने जो डिस्क्रिप्शन उस डिमन की बताई थी वो बिल्कुल डोमा के साथ मैच कर रही ही होती है। तब डोमा कहता है, तो कैसी हैं आप? मेरा नाम डोमा है। ये रात सच में अच्छी है ना? ये तो कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा है और बड़े प्यार से बात कर रहा है। पर तभी हम देखते हैं एक लड़की शिनोबू से मदद शार्प फैंस के कारण शिनोबू के हाथ में ही उस लड़की के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो सब कुछ खराब हो गया। पर तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैं बाद में इसे एक अच्छा टेस्टी खाना बना लूंगा, क्योंकि मैं इटर्नल पैराडाइज फेथ का फाउंडर हूं और मेरा रोल सभी वफादारों के साथ खुश रहना है। तो इसलिए मैं उसे पूरी तरह खा लूंगा ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। और वैसे भी खाने को वेस्ट करना गलत बात होती है। अब मैं कंफर्म हूं कि ये वही डिमन है जिसने मेरी बहन को मारा था। तुम सबकी खुशी के बारे में बात करते हो। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था और वो मदद के लिए चीख रही थी, इसीलिए तो मैंने उसकी मदद की। सभी लोग मौत से डरते हैं, तो इसलिए मैं उन सबको खा लेता हूँ। शिनोबू कहती है, याद करो, आखिरकार तुमने इस कोट को कहाँ देखा है? तब डोमा को शिनोबू की बहन याद आ जाती है। ओह हाँ, याद आया। तुम तो उसी लड़की की बात कर रही हो ना जो कि फ्लावर ब्रीथिंग का यूज करती थी। वो तो सच में बहुत ज्यादा काइंड और क्यूट थी, पर बड़े अफसोस की बात है कि सूरज की वजह से मैं उसे पूरा खा नहीं पाया। मुझे सच में आज तक उस चीज का बहुत अफसोस है। तब हम देखते हैं शिनोबू इंसेक्ट ब्रीथिंग का यूज करके अपनी तलवार को डोमा की आंख में डाल देती है। तुम्हारा हमला सच में अच्छा है, मैं तो अपने हाथों से इसे रोक भी नहीं पाया। तब वो अपने ब्लड डिमन आर्ट फ्रोजन लोटस को यूज करता है, पर शिनोबू उससे बच जाती है। लेकिन उसे लगता है जैसे उसके फेफड़े जम रहे हो। तभी डोमा कहता है, तुम इससे भी बच गई, पर तुम बहुत ज्यादा बेकार हो, क्योंकि तुम्हें एक डिमन को मारने के लिए उसका सिर धड़ से अलग करना होगा, पर तुम्हारे पास तो इतनी ताकत भी नहीं है। शिनोबू कहती है, मैं ये मानती हूं कि मेरे वार तुम्हें नहीं मार सकते, पर मेरा पॉइजन तुम्हें जरूर मार सकता है। मुझे जल्दी पता लग जाएगा कि मेरा पॉइजन एक अपर रैंक पर काम करता है या नहीं। तभी हम देखते हैं डोमा को खून की उल्टियां होने लगती हैं। ये पॉइजन तो रुई के पॉइजन से भी ज्यादा ताकतवर है। रुई ने कहा था कि पॉइजन का मिक्सचर हर डिमन के लिए अलग होता है। पर रुको जरा, लगता है मैं तुम्हारे पॉइजन का असर हटा सकता हूँ। माफ कर देना कि तुमने मुझे मारने में बहुत ज्यादा मेहनत की, पर लगता है कि तुम कामयाब नहीं हो सकती। तुम्हारी तलवार जब अपने म्यान में वापस जाती है तब वहां से एक आवाज आती है। क्या वहां पर तुम्हारे पॉइजन का मिक्सचर चेंज होता है? अगर पॉइजन के साथ आप पर हमला हो तो ये तो सच में बहुत मजेदार है। शायद मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है। तो बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे नेक्स्ट पॉइजन का मिक्सचर मुझ पर काम करेगा? तो चलो फिर से ट्राई करते हैं। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी मुझे लगा ही था कि तुम पर ये एक बारी में काम नहीं करेगा। शिनोबू इसके बाद उस पर कई बार अटैक करती है। डोमा बार बार बचता रहता है, वो उसको बातों बातों में भटकता रहता है। अब हमें डोमा का पास्ट दिखाया जाता है, जहां पर उसके पेरेंट्स को लगता है कि डोमा के ऊपर ईश्वर की कृपा है, जिस वजह से उसके पेरेंट्स उसके लिए एक नया रिलीजन बना देते हैं जिसका नाम इटर्नल पैराडाइज फेथ होता है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग उस रिलीजन के साथ जुड़ भी जाते हैं, जहां पर वो डोमा को अपने दुखड़े सुनाने लगते हैं। पर डोमा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि उसे तो वो सब कुछ पागलपन लग रहा होता है। डोमा तय करता है कि वो गॉड बनने के नाटक को कंटिन्यू करता रहेगा और उन सभी के दुखों को खत्म कर देगा, जिस वजह से उसने डिमन बनने के बाद अपने सारे फॉलोअर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, ताकि वो सभी लोग हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ जिंदा रह सकें। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है। आपको याद होगा कि एक बार डोमा ने अपर मून 5 के एक घड़े के बारे में बात की थी, जिसके अंदर उसने अपने एक फॉलोअर का सिर रखा हुआ था, और यहाँ हम देखते हैं वो उसी फॉलोअर के बालों में कंघी कर रहा होता है। तब हम यहाँ देखते हैं शिनोबू 5 बार डोमा पर हमला कर चुकी होती है। तुम्हारा पॉइजन तो अब असर करना बंद ही कर चुका है। आगे का तुम कब तक इन पॉइजन को बनाती रहोगी? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि ये मेरी ब्लड डिमन आर्ट की वजह से है।
मेरी ब्लड डिमनाट ने तुम्हारे खून को सोख लिया है, जिस वजह से तुम्हारे लंग्स धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे हैं। इस टाइम तो तुम्हारे लिए सांस लेना भी बहुत खतरनाक है। तो ये है एक अपर रैंक की स्ट्रेंथ। शिनोबू हफ्ते हुए सोचती है, इसकी रीजनरेशन स्पीड तो मेरे पॉइजन के असर को खत्म कर रही है। लगता है मुझे इस पर मल्टीपल अटैक करके इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पॉइजन को इंजेक्ट करना होगा। तब शिनोबू डोमा पर अटैक कर देती है, जिससे डोमा को चोट आ जाती है। तुम सच में बहुत फास्ट हो, शायद इतनी फास्ट कि मैंने आज तक तुमसे ज्यादा फास्ट हाशिरा नहीं देखा। पर तभी हम देखते हैं शिनोबू की बॉडी पर भी बहुत सारे कट्स आ जाते हैं। अगर तुम पॉइजन की जगह मेरा सिर काट देती तो शायद तुम मुझे हरा पाती, पर लगता है तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तुम बहुत ज्यादा छोटी हो। शिनोबू हफ्ते हुए सोचती है, आखिरकार क्यों मेरे हाथ इतने छोटे हैं, क्यों मैं ज्यादा लंबी नहीं हो सकी। अगर मैं थोड़ी और लंबी होती तो शायद मैं इस डिमन का सिर काट पाती। जितनी आर्म्स और लेग्स लंबी होती हैं उनके अंदर उतनी ही ज्यादा मसल पावर होती है, जिससे एडवांटेज मिलता है। पर कानाए तो फिर भी बहुत ज्यादा नाजुक थी। मुझे बाकियों से जलन हो रही है क्योंकि जब वो किसी को बचाने आता है तब सभी को यकीन हो जाता है कि वो बच जाएंगे। मुझे पता है कि उस दिन मेरी बहन क्या कहना चाह रही थी। वो मुझे इसलिए आम जिंदगी जीने के लिए कह रही थी क्योंकि उसे पता था कि मैं इस डिमन को नहीं हरा पाऊंगी। तभी शिनोबू के सामने कानाए आ जाती है। अपने आप को संभालो, मैं तुम्हें इस तरह रोने की इजाजत नहीं दे सकती। चलो शिनोबू, खड़ी हो जाओ। तभी शिनोबू दोबारा से खड़ी हो जाती है। डोमा कहता है, ये तो कमाल हो गया, तुम इतना सब कुछ होने के बावजूद भी खड़ी हो पा रही हो। क्या तुम एक ह्यूमन ही हो ना? मैंने तुम्हारे कॉलर बोन, लंग्स और रिब्स को काट दिया है और तुम्हारे अंदर से तो इतना खून बह चुका है कि तुम्हें तो मर जाना चाहिए था, इसलिए प्लीज हार मान लो। शिनोबू प्लान बनती है, अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे इसके गले में पॉइजन को इंजेक्ट करना होगा। तब हम देखते हैं शिनोबू जिग जैग मूवमेंट करके डोमा की तरफ बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से वो उसका अटैक प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा होता और शिनोबू पर हमला कर देता है। पर शिनोबू नीचे झुककर अपनी तलवार को उसके गले के आर पार कर देती है। तलवार की फोर्स इतनी तेज होती है कि शिनोबू डोमा को अपनी तलवार से ही उसको छत पर लटका देती है। अब हमें एक फ्लैश बक दिखाया जाता है। पहले मुझे विश्वास था कि खुशियां हमेशा हमेशा के लिए रहती हैं, पर जब हमारी खुशियां खत्म हुई तब मुझे एहसास हुआ कि खुशियां एक पतली ग्लास शीट की तरह होती हैं, जो कि कभी भी टूट सकती हैं। और उसके बाद जब स्टोन हाशिरा ने हमें डिमन से बचाया, तब हमें एहसास हुआ कि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी खुशियां डिस्ट्रॉय होनी बाकी हैं। तो इसलिए मैंने और मेरी बहन ने ये डिसाइड कर लिया कि हम लोग ताकतवर होकर उन लोगों की खुशियों को बचाएंगे और जितना हो सके उतने डिमंस को मार गिराएंगे। तो हम देखते हैं इतने ज्यादा बार पॉइजन से वार करने के बावजूद भी डोमा को कुछ नहीं हो रहा होता और वो गिरती हुई शिनोबू को अपने आर्ट से अपने पास खींचता है और कस के गले लगा लेता है और कहता है, मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया हूँ। चाहे तुम्हारे अंदर तुम्हारी सिस्टर जैसा टैलेंट तो नहीं है, पर तुम फिर भी बहुत कमाल की डिमन स्लेयर रही हो। तुमने मुझे मारने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है चामाना से, तो इसलिए मैं तुम्हें मारकर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ही रख लूंगा। तो चलो फिर अब जल्दी से अपने आखिरी शब्दों को भी बोल दो। डोमा, तुम तो नर्क में जाओगे। तभी वहां पर कानाओ आ जाती है और शिनोबू की ऐसी हालत को देखकर उसकी रूह कांप जाती है। शिनोबू अपने हाथ से कुछ इशारा करती है और उसके हाथों से तलवार छूट जाती है। अब कानाओ ये देखकर बहुत जोर से चिल्लाती है। शिनोबू अब बिल्कुल अचेत अवस्था में है। कानाओ ने भी अब डोमा पर हमला कर दिया होता है, पर डोमा उसके हमले से बच जाता है और शिनोबू को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। तुम्हारी मास्टर ने सच में मुझे मारने के लिए बहुत मेहनत की है, पर फिर भी ये उसके किसी काम नहीं आई। और आज मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि एक के बाद एक इतना लजीज खाना मेरे पास आ रहा है। तब हम यहाँ देखते हैं ज़ेनित्सु काइगाकू को ढूंढते हुए उसके पास चला जाता है। तब ज़ेनित्सु कहता है, ओए, आखिरकार तुम हो कहाँ? जल्दी से मेरे सामने आओ। आखिरकार इस तरह कौन अपने सीनियर से बात करता है? लगता है तुम्हारी थोड़ी रैगिंग करने की जरूरत है। जब से तुम डिमन बने हो तब से तुमने मेरे सीनियर होने का हक खो दिया है। तब यहाँ गियू और तंजीरो इन्फिनिटी कासल में मुजान को ढूंढ रहे होते हैं।
पर हम देखते हैं बार बार अलग अलग दरवाज़ा खुलने के कारण उनके ऊपर नीचे गिरने का खतरा मंडरा रहा होता है और तंजीरों को इस बात की फिक्र हो रही होती है कि पता नहीं तामायो कब तक मुजान को रोक कर रख सकती है। तभी एक क्रो उन दोनों को शिनोबू के मरने की खबर देता है, जिससे कि तंजीरों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब गियू उस क्रो के गले पर लगे हुए पेपर को देखता है और हम देखते हैं वो पेपर यूशिरो की ब्लड डेमन आर्ट से बना होता है, जिसकी वजह से मास्टर का बेटा और बेटियां पूरे इन्फिनिटी कासल पर नजर रख रहे होते हैं और इन्फिनिटी कासल का मैप बना रहे होते हैं ताकि सभी लोग मिलकर जल्द से जल्द मुजान तक पहुंच सकें और उसे खत्म कर सकें। तब हमें पता चलता है कि मास्टर के मेंशन में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें मास्टर की बस 2 बेटियां ही मरी थी और अब डेमन स्लेयर कॉर्प्स का जिम्मा उनके बेटे किरियो उबुयाशिकी ने उठा लिया है, जिसका साथ उसकी 2 बहनें कोइना और कानाटा दे रही हैं। यहाँ सीन वापस जेनित्सु पर शिफ्ट होता है। तुम तो अभी भी बहुत बेकार लग रहे हो जेनित्सु, और ऊपर से तुम कितने कमजोर हो। क्या तुम हाशिरा बन पाए या फिर फर्स्ट फॉर्म के अलावा भी कोई फॉर्म यूज करना सीखा है? जेनित्सु एकदम सीरियस होकर कहता है, लगता है अपर रैंक्स में सबसे नीचे पहुंचकर तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही अकड़ आ गई है, पर ध्यान रखो तुम बस यहाँ पर खाली जगह को भरने ही आए हो। मुझे एक चीज बताओ कि आखिरकार एक थंडर ब्रीथिंग यूज करने वाला डेमन क्यों बन गया? तुम्हें पता है तुम्हारे डेमन बन जाने की वजह से हमारे मास्टर ने खुदकुशी कर ली। तुम्हारी वजह से वो अकेले मरे हैं। जब भी कोई सुसाइड कमिट करता है तो तुम्हारा सिर काटने के लिए तुम्हारे पास कोई होना चाहिए, नहीं तो तुम तड़प तड़प के मरते हो। वैसे तो वो थंडर ब्रीथिंग का यूज करके अपने आप को जल्दी मार सकते थे, पर तुम्हारी वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि थंडर ब्रीथिंग से एक डेमन पैदा हो गया है। मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जिन लोगों को मेरी वैल्यू नहीं है मैं उनकी फिक्र कभी नहीं करता। वो बूढ़ा आदमी इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मुझे अपना अगला सक्सेसर नहीं चुन रहा था। वो कह रहा था कि मुझे तुम्हारे जैसे बेकार आदमी के साथ को सक्सेसर बनना पड़ेगा। मुझे उस बुढ़े से कोई लेना देना नहीं है। अपनी बकवास बंद करो। जेनित्सु, अगर मैं बेकार हूं तो तुम तो कचरा हो। मैं बस फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकता हूं और तुम फर्स्ट फॉर्म के अलावा बाकी सभी चीजों को यूज कर सकते हो। मुझे तो अपने मास्टर के लिए बुरा लग रहा है कि उनके पास ऐसे बेकार से सक्सेसर थे। मुझे अपने साथ जोड़ना बंद करो। तब काइगाकू थंडर ब्रीथिंग को यूज करके जेनित्सु पर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं जेनित्सु बहुत तेजी से उसके हमले से बचकर उसके ऊपर वार कर देता है। तब हमें पास्ट दिखाया जाता है जहां अपर मून एक कोकुशिबो ने काइगाकू को मुजान का ब्लड दिया होता है ताकि वो डेमन बन सके, और साथ में उसे एक धमकी दी होती है कि अगर उसने उस ब्लड की एक भी बूंद को गिराया तो उसका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। तब काइगाकू सोचता है किसी ताकतवर के सामने झुकने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस तरह आप जिंदा बच सकते हैं और जब तक आप जिंदा रहते हैं तब तक आप बिल्कुल नहीं हारते। उस दिन उसे देखकर मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, और उसके सामने तो ये जेनित्सु एक छोटा सा कीड़ा है। चाहे इसने थोड़ी सी ताकत ही क्यों ना हासिल कर ली हो, पर फिर भी ये एक अपर रैंक का मुकाबला नहीं कर सकता। ये हमेशा से रोता आया है और बहुत ज्यादा बेकार पर्सन है, पर फिर भी उस बेकार से बुढ़े को ये लगता था कि हम दोनों मिलकर उसके सक्सेसर बन सकते हैं। तब काइगाकू थंडर ब्रीथिंग की सेकंड और थर्ड फॉर्म से जेनित्सु पर हमला कर देता है। तुम अब तक इतने लोगों को खा चुके हो कि अब तुम ये बता ही नहीं सकते कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। तुम गलत हो क्योंकि मुझे पता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। जो लोग मेरी वैल्यू जानते हैं वो लोग अच्छे हैं, और जो लोग मेरी वैल्यू नहीं जानते हैं वो बुरे लोग हैं, और तुम उन्हीं में से एक हो। तब काइगाकू अपनी थंडर ब्रीथिंग की 5th फॉर्म और अपनी ब्लड डेमन आर्ट को मिलाकर जेनित्सु पर हमला कर देता है, जिससे कि जेनित्सु की बॉडी पर अलग अलग जगह पर कट आ जाते हैं और वो इन्फिनिटी कासल में नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं क्योंकि मैं स्पेशल हूं। तब जेनित्सु सोचता है तुमने सही कहा कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। मुझे हमेशा मास्टर मारते थे और मुझे कहते थे कि मैं तुमसे सीखूं कि मेहनत कैसे की जाती है। थंडर ब्रीथिंग में थंडर ब्रीथिंग की फर्स्ट फॉर्म सारी फॉर्म्स की फाउंडेशन होती है, तो अगर तुम फर्स्ट फॉर्म को ही यूज नहीं कर सकते तो बाकी सारी फॉर्म्स का यूज करने का कोई फायदा नहीं होता। मैं ये समझ सकता हूँ काइगाकू कि तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हो,
क्योंकि असल में तो मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, पर मैं अपने दिल की गहराइयों से तुम्हारी इज्जत भी करता हूँ क्योंकि तुमने सच में बहुत ज्यादा मेहनत की है। मेरे और मास्टर के लिए तुम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन थे, पर तुम उससे भी कभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे क्योंकि तुम्हारे दिल के अंदर जो हैप्पीनेस का बॉक्स था उसके अंदर से तुम्हारी खुशी बार बार निकल रही थी, पर तुमने उस खुशी को उस बॉक्स के अंदर स्टोर करके रखा ही नहीं, जिस वजह से तुम कभी भी सेटिस्फाई नहीं हुए। मुझे माफ कर देना ग्रैंडपा कि हमने अलग पाथ चुना, और मुझे माफ कर देना काइगाकू। और तभी हम देखते हैं चमत्कार होता है। जेनित्सु थंडर ब्रीथिंग का इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर काइगाकू चौंक जाता है कि फर्स्ट फॉर्म के अलावा थंडर ब्रीथिंग की 7th फॉर्म का यूज कर सकता है, जिससे कि वो एक ही बारे में काइगाकू का सिर उड़ा देता है और वो दोनों ही इन्फिनिटी कासल में नीचे गिरने लगते हैं। आखिरकार ये किस तरह की फॉर्म है? मुझे पता ही था कि उस बुढ़े ने तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी है, क्योंकि उसने ये फॉर्म तो मुझे कभी सिखाई ही नहीं। तब जेनित्सु कहता है ग्रैंडपा इतने भी अच्छे नहीं थे और ये फॉर्म मैंने खुद क्रिएट की है ताकि मैं तुम्हें बराबरी की टक्कर दे सकूं। तब काइगाकू सोचता है, रुको जरा, इसने कहा कि ये 7th फॉर्म है, पर थंडर ब्रीथिंग की तो सिर्फ 6 ही फॉर्म्स हैं, तो इसका मतलब ये फॉर्म इसने खुद बनाई है। क्या सच में इस जैसे कमजोर सा बंदा ऐसा कर सकता है? मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ऐसे बंदे से हार रहा हूं, पर कोई बात नहीं, क्योंकि अगर मैं यहां से नीचे गिर रहा हूं तो ये भी नीचे गिर रहा है, तो इसका मतलब हम दोनों साथ में ही मरेंगे। तब यहाँ युशिरो जेनित्सु को नीचे गिरने से बचा लेता है और जेनित्सु को अपने सपने में अपने मास्टर दिखाई देने लगते हैं, जहां पर वो उनसे माफी मांग रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि काइगाकू उसकी वजह से डेमन बन गया था, और जेनित्सु को यह भी लगता है कि वो अपने मास्टर का कर्ज नहीं उतार पाया है, जिस वजह से अब उसके मास्टर उसे नफरत करते हैं। पर तभी जेनित्सु के मास्टर उसे बताते हैं कि उन्हें उस पर कितना ज्यादा प्राउड फील हो रहा है, जिस वजह से जेनित्सु रोने लगता है। तब यहाँ मुराता युशिरो से जेनित्सु की हालत के बारे में पूछने लगता है। युशिरो कहता है, चुप कर जाओ बेवकूफ मुराता, अभी के लिए अपना ध्यान आसपास रखो, क्योंकि डिमंस हम पर कहीं से भी अटैक कर सकते हैं, और मुझे इसके फेस के ऊपर लगे हुए क्रैक्स को ठीक करने दो, नहीं तो इसकी आंखें बाहर आ जाएंगी। तब मुराता कहता है, आखिरकार तुम बेवकूफ किसे कह रहे हो? मैं तुमसे सीनियर हूं, और हाँ, इतनी डरावनी बातें करना बंद करो, क्योंकि मेरा दिल बहुत ज्यादा कमजोर है। तभी युशिरो कहता है, जेनित्सु तुम तो सच में बहुत ज्यादा लकी थे, क्योंकि जिस अपर रैंक के साथ तुम अभी अभी लड़े थे उसे अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करना अभी नहीं आता था, पर अगर तुम कुछ सालों बाद उसके साथ लड़ते तो जरूर मारे जाते। तब हमें बताया जाता है कि युशिरो डिमन स्लेयर कॉर्प्स की यूनिफॉर्म को पहनकर डिमन स्लेयर कॉर्प्स टॉर्स आ गया था, और उसे कोई भी इसलिए नहीं पहचान गया था क्योंकि वो इकलौता ऐसा डिमन है जिसे तमायो ने अपने ब्लड से बनाया है, तो इसलिए वो ह्यूमंस की तरह दिखता है, और अब ह्यूमन की तरह दिखने की वजह से ये बाकी डिमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर्स के साथ इन्फिनिटी कासल में घूम रहा है। तभी हम देखते हैं बहुत सारे डिमंस उन पर हमला कर देते हैं, पर मुराता और उसके साथी उन सभी को संभाल लेते हैं। युशिरो को एहसास होता है कि अकाजा और तंजीरो मिलने वाले हैं, और यहाँ हम देखते हैं अकाजा इन्फिनिटी कासल की दीवारों को तोड़ते हुए तंजीरो के सामने आ जाता है, पर तंजीरो को पहले ही एहसास हो चुका होता है कि अकाजा सीधा उसी की तरफ बढ़ रहा है। तब अकाजा कहता है, मैं तो सच में बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ कि तुम्हारा जैसा कमजोर अभी भी जिंदा है, तो फिर कैसे हो तंजीरो कामाडो? और वो उस पर हमला कर देता है। यहाँ तंजीरो भी उस पर हमला कर देता है। हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कहानी एनिमे की पर मूवी में हमें दिखाया जाता है। मुजान ने अपने आप को एक ककून में कन्वर्ट कर लिया होता है, और तामायो सोचती है, मुजान इस ककून के अंदर मेरी मेडिसिन के असर को खत्म कर रहा है, ताकि मेरी मेडिसिन उसे इंसान में न कन्वर्ट कर सके, और बहुत जल्द ये मुझे भी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो कोई प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाओ और इसे मार डालो। तब यहाँ क्रियो की बहनें मास्टर उबुयाशिकी को याद करके रो रही होती हैं, पर क्रियो उन्हें मैप बनाने पर फोकस करने के लिए कह रहा होता है, क्योंकि अगर वो लोग ऐसा नहीं करेंगे तो डिमन स्लेयर कॉर्प्स ये लड़ाई हार जाएगा। सभी डिमन स्लेयर अपनी पूरी ताकत लगा के डिमन से एल्डिड रहे होते हैं। वो हासिरा को ताकत बचा कर रखने के कहते हैं कि आगे होने वाली लड़ाई के लिए अपनी ताकत बचा कर रखो। इनको हम देखते हैं
आखिर हमने इसी दिन के लिए हाशिरा ट्रेनिंग ली थी। तब यहाँ रेनगोकू के फादर और तेंगेन किरियो की सुरक्षा के लिए बाहर ही बैठे होते हैं। किरियो सच में बहुत ज्यादा कमाल का है। चाहे उसके फादर की मौत अभी अभी हुई है, पर वो फिर भी डिमन स्लेयर कॉर्प्स को संभाल रहा है। इन बच्चों को देखकर तो मेरे अंदर भी हौसला आ गया है। तो इसलिए मैं अपने बेटे रेनगोकू की तरह ही अपनी जान देकर इन सभी को बचाऊंगा। तब यहाँ हम देखते हैं तामायो ने नेजुको को भी वो मेडिसिन दी होती है ताकि वो दोबारा से इंसान में कन्वर्ट हो सके, और मास्टर उरोकोदाकी उसका ध्यान रखे हुए होते हैं। तब मास्टर उरोकोदाकी सोचते हैं अगर नेजुको फिर से इंसान में कन्वर्ट हो जाएगी तो मुजान का हजारों सालों का सपना टूट जाएगा, क्योंकि फिलहाल नेजुको ही एक ऐसी डिमन है जो कि सनलाइट में चल सकती है। आज रात आखिरकार ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ये सब कुछ देखने के लिए अभी तक जिंदा हूं। हम सभी लोग गियर्स की तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, पर जब तंजीरो और नेजुको यहाँ पर आए तब हमने अच्छी तरह फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए तंजीरो और नेजुको प्लीज हारना मत। तब यहाँ अकाजा तंजीरो पर हमला कर देता है, पर तंजीरो का रिएक्शन इतना ज्यादा तेज हो चुका होता है कि वो अपनी सन ब्रीथिंग को यूज करके अकाजा का एक हाथ ही काट देता है। तब तंजीरो सोचता है आखिरकार मैंने इसके हमले से बचकर इसका एक हाथ काट ही दिया, तो शायद अब मैं इसके साथ लड़ने के काबिल बन चुका हूं। तब अकाजा फिर से तंजीरो पर हमला कर देता है, पर तंजीरो फुर्ती दिखाकर फिर से उससे बच जाता है, और इस बार तंजीरो अकाजा के मुंह पर एक कट लगाने में कामयाब हो जाता है। तब गियू कहता है तंजीरो तुम्हारी टेक्निक्स तो सच में बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी हैं, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि तुम्हारी पावर एक हाशिरा के लेवल तक पहुंच गई है। तुम अपर मून 3 से लड़ रहे हो और फिर भी तुम उसे इतना ज्यादा डैमेज दे पा रहे हो। उस दिन जब हम पहली बार मिले थे तब तुमने बस अपनी बहन की जिंदगी के लिए मुझसे भीख मांगी थी, पर अब देखो तुम इस अपर मून 3 से लड़ रहे हो। तब अकाजा कहता है ये लड़का कमजोर नहीं है तो इसकी इंसल्ट मत करो। तंजीरो तुम्हें देखकर अब मुझे विश्वास हो गया है कि रेनगोकू ने जो भी कहा था वो सच था, तो चलो फिर अब मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दूंगा। तब अकाजा अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है और तंजीरो को लड़ने का आह्वान देता है। तब यहाँ गियू और अकाजा लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, और अकाजा को गियू के साथ लड़ने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। तब गियू उसके ऊपर अपनी 11वीं फॉर्म से हमला कर देता है, और अकाजा कहता है मैं तो ये फॉर्म पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि जिस वाटर हाशिरा को मैंने मारा था उसने तो कभी इस टेक्निक का यूज ही नहीं किया था। तब तंजीरो पीछे से आकर अकाजा पर हमला कर देता है, पर अकाजा उसके हमले से बचकर उसी के ऊपर पीछे से हमला कर देता है, और जैसे ही अकाजा का हाथ तंजीरो को काटने वाला होता है वैसे ही गियू सही टाइम पर आकर उसका ही हाथ काट देता है, पर अकाजा अपने हाथ को फिर से रीजनरेट कर लेता है। तब गियू फिर से अकाजा पर हमला कर देता है, और तंजीरो भी अकाजा के पैर पर हमला करने लगता है, पर अकाजा तंजीरो को एक जोरदार लात मारता है जिससे कि तंजीरो के मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, और गियू अभी भी अकाजा के साथ लड़ने लगा हुआ होता है। तुम्हारी तलवारबाजी तो सच में बहुत ज्यादा कमाल की है, तो चलो फिर अब जल्दी से अपना नाम बता दो ताकि मैं तुम्हें हमेशा याद रखूं। मैं एक डिमन को कभी अपना नाम नहीं बताऊंगा, और वैसे भी मुझे लड़ाई के बीच में ऐसे बकबक करना पसंद नहीं है, पर मुझे तो बोलना बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं तुमसे तुम्हारा नाम बार बार पूछता रहूंगा। तब अकाजा गियू को लात मारकर दूर फेंक देता है, और हम देखते हैं गियू दीवारों को तोड़ते हुए बहुत दूर जाकर गिरता है। तब थन और वो कहता है अपनी बकवास बंद करो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रेनगोकू के बारे में ऐसा कहने की? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है तंजीरो, मैं तो तुम लोगों की तारीफ कर रहा था, और वैसे भी मैं बस उन्हीं लोगों से नफरत करता हूँ जो कमजोर होते हैं, और नेचर के लॉज भी यही कहते हैं कि हमें उन लोगों को मार देना चाहिए। जो भी तुम कह रहे हो वो गलत है, और तुम इस बात का प्रूफ हो। जब भी कोई नया बच्चा पैदा होता है तब वो सबसे ज्यादा कमजोर होता है, और उसे जिंदा रहने के लिए किसी की मदद की जरूरत होती है, चाहे तुम्हें याद ना हो अकाजा। पर तुम भी कभी बच्चे थे और तुम्हें भी किसी ने बचाया था, जिस वजह से तुम आज जिंदा हो। ताकतवरों को हमेशा कमजोरों को बचाना चाहिए, और उसके बाद वो कमजोर लोग ताकतवर होकर बाकी कमजोरों को बचाएंगे, और यही नेचर का लॉ है अकाजा। जो तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत है, तो इसलिए मैं तुम्हें और आगे बढ़ने नहीं दे सकता। तब अकाजा सोचता है मुझे पहले ही पता लग गया था कि मैं इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं कर सकता,
क्योंकि इसे देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं होता है। मुझे ऐसा लगा था कि शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कमज़ोर है, पर अब जब ये ताकतवर हो चुका है तब भी मेरे दिल से ये फीलिंग नहीं जा रही है। तभी अकाज़ा को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है और वो भी सेम तंजीरों की बातों को रिपीट करता है और उसे ताकतवर होकर कमज़ोरों की मदद करने के लिए कहता है, जिससे तंग आकर अकाज़ा उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है, पर वहां पर कोई भी नहीं होता। तंजीरो, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। तब अकाज़ा तंजीरो पर हमला कर देता है, पर तंजीरो उसके हमले से बच जाता है और तभी अकाज़ा तंजीरो के पास आकर उसे एक जोरदार लात मारता है, जिससे कि तंजीरो के मुंह से खून निकलने लगता है। चाहे मैं इसके मूवमेंट्स को ट्रैक कर पा रहा हूं और उसके हमले को रोक पा रहा हूं, पर फिर भी इसका हमला इतना ताकतवर है कि ये मुझे चोट पहुंचाने में कामयाब हो रहा है। ये हर बार बिल्कुल एक्यूरेटली मुझ पर हमला कर पा रहा है और जितनी बार भी ये हमला करता है तब मुझे ऐसा लगता है कि इसका हमला मेरे वाइटल पॉइंट्स की तरफ एक मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट हो रहा है। पर आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? सोचो तंजीरो, तुम्हें जल्द से जल्द इसका जवाब ढूंढना होगा। अकाज़ा की मूवमेंट्स और शब्दों में ही इसका जवाब छुपा हुआ है। तब अकाज़ा फिर से तंजीरो पर हमला कर देता है और तंजीरो उसके हमले से बचकर उस पर ही हमला कर देता है, जिससे कि अकाज़ा बच जाता है। पर हम देखते हैं तंजीरो का हमला उसके गले पर एक गहरा कट लगा देता है। ये टेक्निक तो सच में बहुत ज्यादा मजेदार है। ऐसा लग रहा था जैसे कि इसे डोज करने के बाद ये ब्लेड मेरे तक पहुंचा है। आखिरकार तुम ये कैसे कर पा रहे हो? तब हमें पता चलता है कि रेनगोकू के भाई ने तंजीरो के लिए एक लेटर लिखा होता है, जिसमें उससे योरिची और फर्स्ट फ्लेम हाशिरा की बातों के बारे में लिखा होता है, जहां पर योरिची ने फ्लेम हाशिरा को अपनी और मुजान की लड़ाई के बारे में बताया होता है। और हम देखते हैं वो लेटर तंजीरो तक अभी तक पहुंचा ही नहीं होता, क्योंकि उस क्रो के तंजीरो तक पहुंचने से पहले ही तंजीरो अकाज़ा के साथ लड़ना स्टार्ट कर चुका था। तब यहाँ अकाज़ा तंजीरो की तलवार को पकड़ लेता है और तंजीरो अपनी तलवार को छुड़ाने के लिए जोर से अपने सिर को अकाज़ा के सिर पर मारता है, पर अकाज़ा को कुछ नहीं होता। तब तंजीरो उसे एक लात मारता है, पर अकाज़ा फिर भी उसकी तलवार को नहीं छोड़ता है और तब गियू आकर अकाज़ा के हाथों को काट देता है। तब गियू कहता है, अब मुझे बहुत ज्यादा। तब हम देखते हैं गियू का मार्क एक्टिवेट हो जाता है और वो पहले से तेज हो जाता है, जिस वजह से वो अकाज़ा के गले पर हमला करने में कामयाब हो जाता है। पर अकाज़ा उसी के हिसाब से अपनी स्पीड को एडजस्ट करके गियू को बराबरी की टक्कर देने लगता है। तब तंजीरो सोचता है, इन दोनों की स्पीड तो मैच कर रही है और अगर ये ज्यादा देर तक चलेगी तो गियू का स्टैमिना खत्म हो जाएगा। हमारा गोल मुजान को हराना है, तो इसलिए हम पूरी रात अकाज़ा के साथ नहीं लड़ सकते। मुझे जल्द से जल्द ये सोचना होगा कि हम अकाज़ा को कैसे हरा सकते हैं। पर रुको, पहले मुझे शांति से ये सोचना होगा कि आखिरकार अकाज़ा को ब्लाइंड स्पॉट से भी कैसे पता लग जाता है कि उस पर हमला होने वाला है। अकाज़ा ने रेनगोकू के साथ लड़ते हुए बैटल स्पिरिट की बात की थी। आखिरकार ये बैटल स्पिरिट होती क्या है? क्या अकाज़ा भी बैटल स्पिरिट को उसी तरह से कर सकता है जैसे कि मैं स्मेल के जरिए सब कुछ सेंस करता हूँ? एक बार मुझे इनोसुके ने भी बताया था कि वो भी बिना देखे ये बता सकता है कि कोई उसकी तरफ देख रहा है या नहीं, और ये इस वजह से होता है क्योंकि इनोसुके किसी की मर्डर इंटेंशन को सेंस कर सकता है। पर अगर कोई उसे मारने की इंटेंशन से ना आया हो तो उसके लिए भी उसे सेंस कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि इनोसुके को उस विस्टेरिया हाउस में उस ग्रैंडमा के पीछे होने का एहसास ही नहीं हुआ था। इनोसुके का कहना यह भी था कि अगर हम किसी को बिना किलिंग इंटेंशन दिखाए उस पर हमला करेंगे तो वो उसे नोटिस नहीं कर पाएगा। पर मुझे लगता है कि किसी डिमन को इस तरह मारना इम्पॉसिबल है। उस टाइम तो मुझे ये सारी बातें बच्चों वाली लग रही थी, पर जरूर कुछ न कुछ इसी के अंदर छुपा है। आखिरकार वो बैटल स्पिरिट है क्या, और वो मर्डरस इंटेंशन से कैसे अलग है? जो कंपास टेक्निक अकाज़ा अपनी लड़ाई में यूज करता है, क्या हम किसी तरह उसे रोक सकते हैं? तब तंजीरो को यहाँ पर अकाज़ा पर हमला करने के लिए एक ओपनिंग मिल जाती है, जिस वजह से वो उसके गले पर हमला कर देता है। पर अकाज़ा को इसके बारे में पहले ही पता लग जाता है और वो तंजीरो की तलवार को पकड़कर उस पर हमला कर देता है। पर तंजीरो को उसके हमले से बस खरोंच ही आती है और गियू फिर से अकाज़ा पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तब सभी पॉइंट्स को जोड़कर तंजीरो को कुछ समझ आने लगता है।
मेरे डैड बिल्कुल प्लांट्स की तरह थे, जो कि बहुत ज्यादा शांत थे, और वो तब भी नहीं बदले थे जब वो मरने वाले थे। हर साल की शुरुआत में कमाडो फैमिली की हर एक जनरेशन एक फैमिली डांस परफॉर्म करती है, पर वो बहुत ज्यादा टफ होता है और उस पर्सन को वो डांस सुबह से लेकर शाम तक परफॉर्म करना होता है, जिसमें बार बार 12 फॉर्म्स को रिपीट किया जाता है। मेरे डैड बीमार होने के बावजूद भी उस डांस को परफॉर्म किया करते थे, पर फिर भी उन्हें वो टफ नहीं लगता था। उनका कहना था कि जब वो बिल्कुल ठीक थे तब उन्हें वो डांस आज से ज्यादा मुश्किल लगता था, क्योंकि उस टाइम उन्हें करेक्ट मूवमेंट्स नहीं आती थी। पर जब उन्हें वो करेक्ट मूवमेंट्स आ गई तो उनका माइंड ट्रांसपेरेंट हो गया। उनका कहना था कि मुझे अपनी बॉडी की सारी सेंसेस के जरिए इस डांस को सीखना ही होगा और अपनी लिमिट्स तक इसे परफॉर्म करना होगा। पर जब एक बार मैं सब कुछ सीख जाऊंगा तो मैं उन पार्ट्स को निकाल सकता हूं जो कि जरूरी नहीं है, ताकि मैं उन्हीं चीजों पर ध्यान दे सकूं जो कि इम्पोर्टेंट है। और तब जब मेरा माइंड ट्रांसपेरेंट बन जाएगा तो मैं दुनिया के आर पार देख पाऊंगा। हमारे गांव में एक बार एक बियर भालू ने हमला कर दिया था और उसने बहुत सारे लोगों को खा लिया, जिस वजह से हमने जंगलों में बेल्स बांध दिए ताकि जब भी वो आए तब हमें पता लग जाए। पर उस बेल के रिंग होने से पहले ही मेरे फादर को उस बियर के आने का एहसास हो गया था और वो मुझे और एक कुल्हाड़ी को लेकर उसके पास चले गए, जहां पर उन्होंने उस बियर को आगे आने से मना किया। पर जैसे उन्हें एहसास हुआ कि उनकी फैमिली को खतरा है और वो बियर उनकी तरफ बढ़ रहा है, वैसे ही उन्होंने उस बियर का गला धड़ से अलग कर दिया। मैं तो उनकी मूवमेंट को ट्रैक भी नहीं कर पाया था, पर मुझे एहसास हुआ कि मेरे डैड ने 2 बार उसके गले पर अटैक किया था। उनके अंदर न तो कोई हेजिटेशन थी और न ही कोई डर था, और ऊपर से उनके अंदर से तो मुझे किसी तरह की कोई मर्डरस इंटेंशन भी फील नहीं हो रही थी। वो तो बस एक प्लांट की तरह खड़े थे। मेरे डैड ऐसे नहीं थे जो कि मजे के लिए अपनी स्ट्रेंथ को शोकेस करें, और तब मुझे एहसास हुआ कि जो भी उन्होंने किया वो उनकी ट्रेनिंग का ही इफेक्ट था, जिस वजह से वो दुनिया के आर पार देख सकते थे। मुझे अब समझ में आ गया है कि क्यों उस टाइम मैं अकाजा के हमले से बच पाया था। मैं उस टाइम अकाजा के हमले को डोज कर पाया था, जो कि मुझे आसानी से मार सकता था, पर फिर भी किसी रीजन से मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं उसे डोज नहीं कर सकता। उस थोड़े टाइम के लिए मुझे एहसास हुआ जैसे कि मैं भी दुनिया के आर पार देख सकता हूँ। मुझे उस टाइम उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रही थी, और ये चीज वैसी ही थी जैसे कि मैंने हानतेंगु को उसके दिल में ढूंढा था। पर उस टाइम मुझे ये नहीं पता कि मैंने उसे स्मेल किया था या फिर देखा था। मैं उस टाइम इतना ज्यादा फोकस्ड था कि मैंने अपनी बाकी सारी सेंसेस को बंद कर दिया था, और मेरी बॉडी खुद ब खुद बहुत तेजी से मूव की थी। मुझे माफ कर देना इनोसुके कि मैंने उस टाइम तुम पर डाउट किया, पर तुम बिल्कुल सही थे। इस टाइम गियू अकाजा के साथ लड़ रहा है, तो मुझे भी जल्द से जल्द इस सेंस का यूज करके अकाजा को हराना ही होगा। तब यहाँ तंजीरो को अपने फादर की बातें समझ में आ जाती हैं, जिस वजह से वो दुनिया के आर पार देखना स्टार्ट कर देता है और उसे अकाजा के सारे मूवमेंट्स के बारे में पता लगने लगता है। तब यहाँ गियू अभी भी अकाजा को बराबरी की टक्कर दे रहा होता है, जिस चक्कर में वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका होता है, और उसने अकाजा पर भी बहुत सारे वार किए होते हैं। पर अकाजा अपनी रीजनरेशन पावर की मदद से अभी भी हारने के लिए तैयार नहीं होता, और वो कहता है, लगता है गियू तुमने अपनी सारी वाटर फॉर्म्स को यूज कर लिया है, तो चलो फिर अब मैं तुम्हें तबाह कर देता हूँ। वैसे मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम मुझे इतने टाइम तक झेल सके। तब गियू फिर से अकाजा पर हमला कर देता है, पर अकाजा उसकी तलवार को ही तोड़ देता है और रेन गोकू की तरह ही अपने हाथ को उसकी छाती के आर पार करने लगता है, और तभी उसे एहसास होता है कि उसका हाथ कट चुका है। और यहाँ हम देखते हैं तंजीरो ने अपना मार्क एक्टिवेट कर लिया होता है, जिस वजह से उसने अकाजा के हाथ को काटकर गियू को बचा लिया होता है। और अकाजा तंजीरो को देखकर यह समझ जाता है कि अब वो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, जिस वजह से उसे तंजीरो को मारना ही पड़ेगा। तब अकाजा अपनी टेक्निक को यूज करता है और गियू और तंजीरो पर और भी तेजी से हमला कर देता है। तब गियू अपनी 11वीं फॉर्म डेड काम से उसके हमले को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लगता है, पर फिर भी गियू को बहुत चोटें आती हैं, क्योंकि वो डेड काम से सिर्फ अपने वाइटल ऑर्गन्स को ही बचा पाता है। तब अकाजा को लगता है कि उसके हमले से तंजीरो मर चुका है, और वो कहता है,
गियो, मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया हूं कि तुम अभी भी जिंदा हो, पर तुम रेनगोकू और तंजीरो की तरह मत मरना। तो चलो आओ गियो, मेरे साथ डिमन बन जाओ। पर तभी गियो देखता है कि तंजीरो अभी भी जिंदा होता है और अकाजा को उसकी प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही होती, जिस वजह से गियो ये सोचने लगता है कि शायद अब तंजीरो चुपचाप उस पर हमला कर देगा। और तब तंजीरो जोर जोर से चीखना स्टार्ट कर देता है और अकाजा पर हमला कर देता है। तब अकाजा को समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके इतना ज्यादा खतरनाक हमला करने के बावजूद भी तंजीरो अभी तक जिंदा कैसे है। पर वो फिर भी तंजीरो के हमले से नहीं डर रहा होता, क्योंकि उसकी कंपास टेक्निक तंजीरो की बैटल स्पिरिट को डिटेक्ट कर सकती है। पर तभी वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे तंजीरो के अंदर से कोई बैटल स्पिरिट महसूस नहीं हो रही होती। और हम देखते हैं पलक झपकते ही तंजीरो अकाजा का गला काट देता है। तो दोस्तों, क्या लगता है, अकाजा गला काट जाने के बाद मर जाएगा, या ये बाकी ऊपर रैंक की तरह फिर से अपना सर रिजनरेट कर लेगा? गला कटने के बाद अकाजा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि उसने आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा था जिसके अंदर कोई बैटल स्पिरिट ही ना हो। वो सोचता है बच्चों के अंदर भी थोड़ी बहुत बैटल स्पिरिट तो होती ही है, पर तंजीरो ने अपनी बैटल स्पिरिट को पूरी तरह से मिटा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी ऐसे पेड़ से लड़ रहा था जो कभी वजूद में था ही नहीं। मैं इसके इस हमले को रोक सकता था, पर इसने बेहद कम समय में मेरी सेंसेस को पीछे छोड़ दिया। मैंने इतने सालों तक मार्शल आर्ट्स सीखी, फिर भी अपने सामने से आ रहे हमले को नहीं रोक पाया। इसकी आंखों में न तो नफरत थी और न ही गुस्सा। इसकी आंखों में सिर्फ एक सेल्फलेस स्टेट थी। यही वो चीज थी जिसे मैं पूरी जिंदगी ढूंढता रहा, लेकिन कभी हासिल नहीं कर पाया। हम देखते हैं कि अकाजा अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो अपने कटे हुए सिर को पकड़कर फिर से धड़ से जोड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी गियो अपनी टूटी हुई तलवार अकाजा के सिर के आर पार कर देता है, जिससे उसका सिर गायब होकर राख बनने लगता है। तंजीरो को लगता है कि शायद अब वो लोग जीत चुके हैं, लेकिन अकाजा ने अभी भी हार नहीं मानी होती। उसकी बॉडी बिना सिर के ही अपनी डेमन आर्ट एक्टिवेट कर देती है और वो तंजीरो पर एक जोरदार लात मारता है, जिससे तंजीरो सीधे दीवार में जा घुसता है। अपनी पावर को लिमिट से बाहर यूज करने की वजह से तंजीरो पूरी तरह टूट चुका होता है। वो हिल भी नहीं पा रहा होता और उसे समझ नहीं आता कि सिर कटने के बावजूद अकाजा जिंदा कैसे है। तंजीरो सोचता है, क्या अकाजा को मारने के लिए भी डाकी और ग्यूतारो की तरह कोई खास शर्त पूरी करनी होगी? पर ऐसा कैसे हो सकता है? इसका सिर तो गायब हो चुका है। तो क्या अकाजा अपनी कमजोरी बदल रहा है? क्या इसने भी मुजान की तरह सिर के अलावा किसी और बॉडी पार्ट को अपनी कमजोरी बना लिया है? ज्यादा थकावट और चोटों की वजह से तंजीरो वहीं बेहोश हो जाता है। अकाजा बेहोश तंजीरो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गियो बीच में आकर तंजीरो की ढाल बन जाता है और फिर से अकाजा से लड़ने लगता है। फिर भी अकाजा रुकने का नाम नहीं लेता। तब गियो चिल्लाकर कहता है, रुक जाओ, मैं अभी भी जिंदा हूं। अगर तुम्हें तंजीरो तक पहुंचना है तो पहले मेरी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा। तभी अकाजा के दिमाग में किसी की बातें गूंजने लगती हैं। एक इंडोमिटेबल स्पिरिट, अडिग आत्मा, वो होती है जो किसी भी हालात में नहीं बदलती। हम समुराई नहीं हैं और न ही हमारे पास कोई कटार है, लेकिन फिर भी हम अपने दिलों में तलवार रखते हैं और अपने खाली हाथों से लड़ते हैं। ये बातें याद आते ही अकाजा को फिर से गुस्सा आने लगता है, पर तभी एक अनजानी लड़की का साया उसे रोकने लगता है। दूसरी तरफ गियो की हालत बेहद खस्ता हो चुकी होती है। उसे अपने बाएं कान से कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता और उसका शरीर इतना थक चुका होता है मानो पूरे जिस्म को जंजीरों से बांध दिया गया हो। इस हालत में भी खड़े रह पाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। गियो मन में सोचता है, मुझ पर जो भरोसा किया गया है वो इस दुनिया के फ्यूचर से जुड़ा है। मैं फिर से अपनी फैमिली और दोस्तों को अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकता। तंजीरो, मैं तुम्हें हर हाल में बचाऊंगा, क्योंकि अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी यही करते। वहां वो लड़की अकाजा का हाथ पकड़कर उसे दूसरी तरफ चलने को कहती है, पर अकाजा और ताकतवर बनने के जुनून में गियो और तंजीरो को मारना चाहता है। तब वो लड़की उससे पूछती है कि आखिर वो इतना ताकतवर क्यों बनना चाहता है, और यहीं से शुरू होता है अकाजा का दर्दनाक पास्ट।
अतीत। अकाजा का असली नाम हाकुजी था। उसके पिता बहुत बीमार रहते थे। उनकी दवाइयों के पैसे जुटाने के लिए हाकुजी छोटी उम्र में ही चोरियां करने लगा था, पर वो बार बार पकड़ा जाता और लोग उसे बेरहमी से पीटते। सजा के तौर पर उसके हाथों पर 3 काली लाइनों वाले टैटू गोद दिए गए थे और चेतावनी दी गई थी कि अगली बार चोरी की तो हाथ काट दिए जाएंगे। फिर भी हाकुजी नहीं सुधरा, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने बाप को बचाना चाहता था। लोग उसे राक्षसी बच्चा, डेमन चाइल्ड कहने लगे थे। लेकिन जब हाकुजी के पिता को पता चला कि उनका बेटा उनकी वजह से बार बार पकड़ा जा रहा है और सजा भुगत रहा है, तो उन्होंने खुद को फांसी लगा ली। मरने से पहले उन्होंने खत में लिखा कि वो चाहते हैं कि हाकुजी एक ईमानदारी की जिंदगी जिए। अपने पिता की मौत से हाकुजी का दिल पूरी तरह टूट गया। गुस्से और हताशा में वो सड़क पर गुंडों से भिड़ गया और अकेले ही कई लोगों को अधमरा कर दिया। तभी वहां केइजो नाम का एक मार्शल आर्ट्स मास्टर आता है। हाकुजी का जज्बा देखकर वो काफी इंप्रेस होता है और उसे अपने डोजो में चलने को कहता है। हाकुजी उस पर हमला करता है, पर केइजो उसे एक ही झटके में बेहोश कर देता है और अपने डोजो ले आता है। केइजो कहता है, तुम सच में बहुत स्ट्रांग हो। इतनी मार खाने के बाद भी 1 घंटे में उठ गए। मैं एक मार्शल आर्ट्स डोजो चलाता हूँ जहाँ खाली हाथों से लड़ना सिखाया जाता है, खाया जाता है, पर मेरा कोई स्टूडेंट नहीं है, इसलिए मुझे बहुत काम करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बीमार बेटी कोयुकी का ध्यान रखो। हाकुजी हैरान होकर पूछता है, क्या आप एक क्रिमिनल को अपनी बीमार बेटी के पास रखना चाहते हैं? केइजो मुस्कुराकर कहता है, बिल्कुल। वैसे भी मैंने तुम्हें बहुत पीट दिया है, तो तुम कोई उल्टी हरकत नहीं करोगे। तंजीरो और मास्टर केइजो की सोच बिल्कुल एक जैसी थी और यही वजह थी कि अकाजा तंजीरो से इतनी नफरत करता था, क्योंकि तंजीरो को देखकर उसे अपना वो दर्दनाक पास्ट याद आ जाता था। हाकुजी जब कोयुकी की देखभाल करने लगा तो कोयुकी हमेशा उससे माफी मांगती रहती थी, क्योंकि उसकी बीमारी की वजह से हाकुजी बाहर नहीं जा पाता था। हाकुजी को समझ नहीं आता था कि बीमार लोग हमेशा माफी क्यों मांगते हैं, क्योंकि उसके पिता भी यही करते थे। एक दिन कोयुकी ने हाकुजी से आतिशबाजी, फायर क्रैकर्स देखने चलने को कहा। कोयुकी बहुत कमजोर थी, इसलिए हाकुजी ने उससे वादा किया, चाहे इस साल न सही, पर अगले साल या उसके अगले साल मैं तुम्हें आतिशबाजी दिखाने जरूर ले जाऊंगा। 3 साल बीत गए। हाकुजी की देखभाल से कोयुकी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। मास्टर केइजो इतने खुश हुए कि उन्होंने हाकुजी से कोयुकी का हाथ मांग लिया और अपना डोजो उसके नाम करने का फैसला किया। हाकुजी की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि अब उसके जैसा अपराधी भी एक सम्मानजनक जिंदगी जी सकता है और अपने पिता का सपना पूरा कर सकता है। वो ये खुशखबरी सुनाने अपने पिता की कब्र पर गया, पर जब वो वापस लौटा तो उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। पास वाले एक जलनखोर डोजो के लोगों ने मास्टर केइजो और कोयुकी के पीने के पानी के कुएं में जहर मिला दिया था, जिससे दोनों की तड़प तड़प कर मौत हो चुकी थी। हाकुजी का दिल 1000 टुकड़ों में टूट गया। जब भी उसके अपनों को उसकी जरूरत होती, वो कभी उनके पास नहीं होता था। उसे कोयुकी का वो वादा याद आया जो उसने शादी के लिए हाँ कहते वक्त किया था कि वो हमेशा उसकी हिफाजत करेगा। पागल हो चुके हाकुजी ने अकेले ही उस पड़ोसी डोजो पर धावा बोल दिया और अपने नंगे हाथों से 67 मार्शल आर्टिस्टों को मार मार कर उनके टुकड़े कर दिए। वो नजारा इतना खौफनाक था कि बाद में सरकारी अफसरों ने उस घटना की रिपोर्ट ही जला दी, ताकि कोई इस नरसंहार के बारे में जान न सके। जब ये बात मुजान तक पहुंची तो वो हैरान हुआ कि उस इलाके में बिना किसी डिमन के इतने सारे लोग कैसे मारे गए। जब मुजान को पता चला कि ये काम एक इंसान का है, तो वो हाकुजी से मिलने आया। हाकुजी ने मुजान पर भी हमला किया। और मुजान ने उसका सिर फाड़कर अपना खून उसके अंदर डाल दिया और उसे अकाजा बनाकर अपर रैंक 3 बना दिया। अब प्रेत डेमन बनने के बाद अकाजा सब कुछ भूल चुका था, पर उसके अंदर सिर्फ ताकतवर बनने की भूख बची थी। वर्तमान में अकाजा को एहसास होता है कि वो चाहे कितना भी ताकतवर बन जाए, वो उस जगह स्वर्ग कभी नहीं जा सकता जहां उसका परिवार है। उसे अपनी ये जिंदगी बेकार लगने लगती है, पर फिर भी उसका राक्षसी शरीर गियू और तंजीरों को मारने के लिए सिर को दोबारा उगाने लगता है। तभी तंजीरों को होश आता है।
अकाजा को सिर उगाते देख तंजीरो अपनी तलवार उठाने की कोशिश करता है, पर थकावट के कारण तलवार हाथ से छूट जाती है। तब तंजीरो अपने बचे कुचे जोर से अकाजा के मुंह पर एक जोरदार घूंसा मारता है। तंजीरो का घूंसा खाते ही अकाजा को अपने मास्टर केइजो की याद आ जाती है। मुझे वो कमजोर लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो सामने से लड़ने की हिम्मत नहीं रखते और कुएं में जहर मिला देते हैं, और मैंने उन्हीं नीच लोगों की तरह अपने हाथों से हत्याएं की हैं। मैंने अपने मास्टर की मार्शल आर्ट्स का अपमान किया, अपने पिता की आखिरी इच्छा को रौंदा। इसलिए इस वक्त अगर मैं किसी से सबसे ज्यादा नफरत करता हूं तो वो मैं खुद हूं। मैं खुद को मारना चाहता हूं। अकाजा खुद पर ही अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक चला देता है। तंजीरो गियू को बचाने के लिए उसे लेकर नीचे कूद जाता है। अकाजा का शरीर अपनी ही टेक्निक के धमाके से चिथड़े चिथड़े होने लगता है। तंजीरो को अकाजा की स्मेल से महसूस होता है जैसे वो उन्हें थैंक यू कह रहा हो। तंजीरो समझ नहीं पाता कि मरते वक्त अकाजा मुस्कुरा क्यों रहा था। अकाजा अपने शरीर की रीजनरेशन रोक देता है क्योंकि वो हार स्वीकार कर चुका होता है। तभी उसे अपने पिता और मास्टर केइजो दिखाई देते हैं। अकाजा उनसे रो रो कर अपने पापों की माफी मांगता है और वे दोनों उसे गले लगाकर माफ कर देते हैं। तभी अचानक मुजान का साया आता है जो उसे फिर से भड़काने की कोशिश करता है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें और ताकतवर बनना होगा। अकाजा का शरीर फिर से रीजनरेट होने लगता है, लेकिन तभी वहां कोयुकी आ जाती है। वो अकाजा को रोते हुए गले लगा लेती है और कहती है, हाकुजी-सान, अब बस कीजिए, बहुत हो चुका। अकाजा फूट फूट कर रोने लगता है और कोयुकी से माफी मांगता है कि वो उसे बचा नहीं पाया। कोयुकी मुस्कुराती है कि उसका हाकुजी आखिरकार वापस आ गया है। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और अकाजा का राक्षसी शरीर पूरी तरह जलकर राख में बदल जाता है। तंजीरो और गियू इस भीषण युद्ध के बाद थकावट से वहीं बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। कासुगाई कोवा पूरे इन्फिनिटी कासल में चिल्ला चिल्लाकर खबर फैला देता है कि अपर रैंक 3 अकाजा मारा गया। ये सुनकर कोकुशिबो और डोमा भी हैरान रह जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ अपर मून 3 अकाजा की कहानी का अंत होता है। अब आगे क्या होगा? क्या डिमन स्लेयर्स मुजान तक पहुंच पाएंगे? ये सब जानने के लिए हमें अगले पार्ट का इंतजार करना होगा। अगला पार्ट आते ही मैं तुरंत वीडियो अपलोड कर दूंगा। सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए सायोनारा।